अगर 100% नहीं भी करेगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी आ रही है तो उसका भी कोई ना कोई आपको सोल्यूशन दे रहा होगा। तो फिर हम वहाँ मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो दूसरे सिस्टम हैं उनके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो कहीं हमें वो सूट करती है, कहीं हमें वो सूट करती है। तो ये इसमें अब सावधान है आप, चूँकि IoT की बात, इसमें जो एक नई चीज़ जो है वो IoT है, उसमें भी हमें AI को हम उसमें यूज़ करते हैं। बाकी जो लर्निंग है, मशीन लर्निंग जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, वो भी 2-3 किस्म की है। इमेज, ये जो आज के एक इसको क्या कहते हैं, इसको एक तो ये 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसमें ये करते हैं कि आपको अपना टारगेट पता है आपको कि मुझे ये करना है, तो उसके हिसाब से आप अपने इनपुट्स सेट करते हैं। आमतौर पर न्यूरल नेटवर्क्स में हम ऐसे करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स में हम इनपुट्स को देख के और जो है उसके बाद जो आउटपुट से जो करीब तरीन जो भी रिज़ल्ट होगा वो हम उसको रिकमेंड कर देते हैं उसको। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में एक जो नया तरीक़ाकार आया है एक और, उसमें भी कुछ मशीन लर्निंग की टेक्निक्स हैं, वो उसे हम बोलते हैं, अगर उसको कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं। उसमें हम वेक्टर्स क्रिएट करते हैं। उसमें हम जो हमारी आउटपुट है उसको एज इट इज़ नहीं देख रहे होते, उसमें आउटपुट का नहीं पता होता, हमने वेक्टर जनरेट कर देने हैं, वो वेक्टर हमें बताएंगे कि क्या आउटपुट आई, क्या। हाँ जी, अनसुपरवाइज्ड थोड़ी डिफरेंट होती है। नहीं, अनसुपरवाइज्ड भी डिफरेंट होती है। उसमें हम डिमेंशंस बता देते हैं, फिर जो है ना वो, हाँ कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम LDA एग्जांपल है उसकी जो है, उसमें हम ट्रेनिंग और जो ट्रेनिंग करते वक्त हम उसको खास टारगेट या गोल नहीं देते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब आउटपुट आएगी तो आउटपुट हमें खुद बताएगी कि मैंने किधर जाना है। तो बहरहाल नहीं, वो तो ये तो हो गई ना, ये तो हम पहले बात कर ली कि सुपरवाइज है और अनसुपरवाइज है। ये तो हैं ही हैं। सुपरवाइज में हमें पता होता है कि हमारी आउटपुट क्या क्या है, अनसुपरवाइज में हमें पता नहीं होता। लेकिन मैं एक और बता रहा हूँ, अनसुपरवाइज की भी आगे एक जो है उसको आप आजकल जो है उसमें उसको डीप लर्निंग कह लें उसको, या उसमें ये उसकी भी एक स्टेप आगे है कि उसमें हम जो है वो वेक्टर जनरेट करते हैं और वो वेक्टर्स हमें बताएंगे कि हम अपनी आउटपुट से कितने करीब हैं और कितने दूर हैं, और उसकी बेस पे फिर हम डिसीजन लेते हैं। ये भी एक बड़ा एक नया तरीक़ाकार है। इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें जो लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर, जो न्यूरल नेटवर्क में अगर हम बात करें तो इसमें 3 लेयर होती हैं, इनपुट, हिडन और जो आउटपुट है। तो जो नॉर्मल मशीन लर्निंग होती है उसमें हमें हिडन लेयर्स में लेयर्स पता होती हैं कितनी, डीप लर्निंग हमें लेयर्स नहीं पता होती, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद डिसाइड करेगा कि इसमें कैसे करना है। बहरहाल तो उसमें वो ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मशीन लर्निंग से थोड़ा डिफरेंट है। मशीन लर्निंग ज़रा
सीधी सीधी है। अच्छा, तो ये आप बेसिक पर्पस मशीन लर्निंग को यूज़ करें, डीप लर्निंग को यूज़ करें, प्रोडक्शन रूल्स को यूज़ करें, फजी लॉजिक को यूज़ करें, जेनेटिक एल्गोरिथम यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, बेसिक पर्पस क्या है? कंप्यूटेशन, कंप्यूट करके रिजल्ट निकालना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो और हमें परेशान करती है वो है सिमेंटिक्स, कि स्पेशली ये सिमेंटिक्स हमें वहाँ ज़्यादा परेशान करते हैं जहाँ हम टेक्स्ट को इमेज में इतना नहीं है ये चीज़, लेकिन टेक्स्ट में ज़्यादा है। अगर आप सोशल मीडिया एनालिटिक्स करते हैं, सोशल मीडिया में जो डाटा है, ट्विटर है, फेसबुक है, और जो भी कोई भी टेक्स्ट रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ ये प्रॉब्लम आएगी सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स किसको कहते हैं? मीनिंग्स। एक शख्स फॉर एग्जांपल आप एक एनालिसिस कर रहे हैं कि सिमेंटिक्स एक टाइप है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट में क्या करते हैं हम? सेंटीमेंट्स का क्या मतलब है? ये कोई असरात तो नहीं? सेंटीमेंट्स का क्या मतलब है? जज्बात। तो फीलिंग्स, जज्बात से ज़्यादा फीलिंग्स क्या हो सकती हैं आमतौर पे? इमोशंस क्या होता है? सैड है, हैप्पी है, एंग्री है, और एक्साइटेड है, जॉयस है, और ये 5, 7, 8 टाइप्स हो सकती हैं। तो आपने एक शख्स की पिछले 1 साल की ट्वीट्स उठानी है या उसके फेसबुक पे जो उसने पोस्ट की है वो उठानी है, और उसके बाद आपने बताना है कि मतलब कितने % हैप्पी था, ट्वीट्स आई, कितने % सैड में है। इस तरह का अगर आप लोग एनालिसिस करना है तो कैसे करेंगे? इसका एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप वर्ड्स मैच कर लें। नहीं, वो सिमेंटिक नेटवर्क होते हैं। आप सिमेंटिक नेटवर्क की बात करें, सिंपल सिमेंटिक्स ना मीनिंग्स को कहते हैं। मीनिंग मैं बताता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक आप जब टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं ना, ये सिंपल करें या सोशल मीडिया में भी टेक्स्ट ही सारा पड़ा हुआ है, बुक्स में भी टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स में भी टेक्स्ट है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? मीनिंग्स की प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये होती है कि एक वर्ड है उसके एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। हाँ जी, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं वो एक दूसरे की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एक दूसरे की रिप्लेसमेंट नहीं, हम बहुत सारे यूज़ कर देते हैं लेकिन हम गलत भी यूज़ कर देते हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना। अब ये एक प्रोडक्ट है भी हो सकती है जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? मेहंदी। बुक का भी नाम हो सकता है, कोयटा में एक झील है उसका नाम भी है, ये किसी पर्सन का भी नाम हो सकता है, ये मूवी का भी नाम है, पोइट्री हो सकती, बुक का भी नाम है, मूवी का भी नाम है, प्रोडक्ट। तो मैंने आपने एक सेंटेंस लिखा है, आई सा हिना, इसका क्या मतलब है? मैंने हिना को देखा। मैंने हिना को देखा। पर्सन आ सकता है, प्लेस आ सकता है। अब मेरी मुराद इससे क्या है? पर्सन है, वो झील है, वो बुक है, वो मूवी है, वो प्रोडक्ट है। ये तो आई सा वही सा वही विच कुड नॉट सा ऐसा फिक्रा भी था। तो मैंने एक ऐसे आ रहा देखा जो नहीं काटता। ये प्रॉब्लम आती है जब आप टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं। तो उर्दू में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके सेम मीनिंग्स हैं, और या मीनिंग सेम है तो वर्ड्स डिफरेंट हैं, वर्ड्स सेम है तो मीनिंग डिफरेंट है। इस तरह की तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर हमें सिमेंटिक्स की जरूरत पड़ती है।
बुक, बुक का क्या मतलब आप हैं? अच्छा चलिए, मैंने भारत का मजमूआ। हाँ, बुक का दो आम मतलब है, किताब और बुकिंग, जो बुक वाला है। तो भारत का आप एक जगह बुक लिखा है तो आपको क्या पता लगेगा कि इसका मतलब किताब है, इसका मतलब हाँ, मतलब अगर पूरा सेंटेंस नहीं लिखा ना, मतलब मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो प्रॉब्लम है इसे कहते हैं सिमांटिक्स। क्या कहते हैं? सिमांटिक्स। अगर आपने सोशल मीडिया एनालिसिस पे काम करना है, आपने टेक्स्ट एनालिसिस पे काम करना है, टेक्स्ट माइनिंग करनी है आपने, तो फिर आपकी इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट आता है ना, वो आता है ऑन्टोलॉजी से। ऑन्टोलॉजी क्या होती है? एक डिक्शनरी टाइप कह लें आप, जिसमें वर्ड्स के मतलब लिखे होते हैं, और ऑन्टोलॉजी फिर यूज़ होती है सिमांटिक वेब में। सिमांटिक वेब क्या है? सिमांटिक वेब यही है, आमतौर पे आप देखें, अगर आप गूगल का सर्च इंजन यूज़ करते हैं, आप उसमें है ना लिख दें, वो आपको 6 की 6 चीज़ें ला कर रख देगा आपको। कोई और भी कोई टर्म लिखे ना जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हों, तो आपको सारी ला कर रख देगा। और आमतौर पे अगर कोई भी टर्म सर्च करते हैं तो गूगल कितने रिजल्ट देगा आपको? 2,05,86,815। अच्छा, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रिजल्ट तो नॉर्मल है, ठीक है ना? तो गूगल हमें इतने सारे रिजल्ट्स देता है, आप उनमें से कितने विजिट करते हैं? मिनिमम 10, 5 या 15, 20, बड़ी बात है 30 कर लेंगे आप। अच्छा, उनमें से रेलेवेंट कितने होते हैं? 2, 3, 5, 2, 4, 6। अब 2 करोड़ में से 2 या 4, 6 रेलेवेंट निकालने पड़े अगर आपको, तो क्या करें? ये जो 1 करोड़ 2 करोड़ रिजल्ट गूगल दे रहा है आपको, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि गूगल कीवर्ड बेस सर्च कर रहा है। वो लेक्सिकल जो लेवल है, लेक्सीन को देखते हैं, लेक्सीन या टोकन होते हैं, वो सिर्फ वर्ड्स को देखते हैं, हम उनके मीनिंग्स को नहीं देखते, ठीक है? तो बिग डाटा, यार आज तुमने नया कटा खोल दिया। मैं चीज़ों को कंक्लूड कर रहा हूँ, तुमने बिग डाटा बीच में डाटा चेक किया जाना भी है जाना। अब बिग डाटा को मैं बात करूँगा तो उसको मुझे घंटा पूरा लगेगा। बिग डाटा और चीज़ है, मैं बताता हूँ बिग डाटा क्या है। तो उसमें ये प्रॉब्लम है, हम ये चाहते अगर गूगल को मीनिंग्स पता हों, फिर रिजल्ट थोड़े रिजल्ट देगा और प्रिसाइज रिजल्ट देगा हमें। तो इसमें सर वो कैटेगरीज भी तो है ना, इमेज, वीडियो। मैंने बाद ही टेक्स्ट की कर, हाँ टेक्स्ट किया, मैंने इमेज की तो बाद ही नहीं किया। सही है। तो ये चीज़ है दोबारा। तो सिमेंटिक वेब में क्या है? सिमेंटिक वेब की एक सेक्शन है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो वेब पर जितना टेक्स्ट पड़ा है या इमेजेस पड़े हैं, उनके साथ हम सिमेंटिक्स अटैच या मीनिंग्स अटैच कर देते हैं। यहाँ इस लफ्ज़ का ये मतलब है, यहाँ इस लफ्ज़ का किसी चीज़ को सही तरह देखने के लिए उसकी वो ऑप्शंस 3-4 ऑप्शंस पूरे बताएं, हाँ। फिर वो रिजल्ट हमें आता है। तो बहरहाल अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो सिमेंटिक वेब में फिर हम ऑन्टोलॉजी को यूज़ करते हैं। ऑन्टोलॉजी वेब टाइप ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी और ऑन्टोलॉजी में क्या फ़र्क होता है? डिक्शनरी में सिर्फ मतलब लिखा होता है, रिलेशनशिप भी लिखा होता है। एक स्टूडेंट का और एक बुक का क्या रिलेशनशिप है, ये किसी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा। डिक्शनरी आपको ये बताएगी कि स्टूडेंट क्या होता है, डिक्शनरी आपको ये बताएगी कि बुक क्या होती है, लेकिन एक कोई भी डिक्शनरी आपको दुनिया की ये नहीं बताएगी कि बुक और स्टूडेंट का क्या लिखा था कहीं। लेकिन ये चीज़ एंटोलॉजी में होती है। एक स्टूडेंट का और यूनिवर्सिटी का क्या ताल्लुक है, एक स्टूडेंट का और बुक का क्या ताल्लुक है, बुक का और लाइब्रेरी का क्या ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें। तो
डिक्शनरी ओंटोलॉजी भी एक डिक्शनरी होती है, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है कि इसमें चीज़ों के रिलेशनशिप दी जाए। पहली बात है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ रिलेशनशिप है भी या नहीं है, और अगर है तो क्या है। तो ओंटोलॉजी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इमेज प्रोसेसिंग है वो साथ इमेज में आएगी। बाकी आपने बिग डाटा का जिक्र किया है। बिग डाटा गूगल बिग डाटा नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। वेब को आप बिग डाटा कह सकते हैं। बिग डाटा को बिग डाटा क्यों कहते हैं? मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप लोग प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक सेमीकोलन मिस कर दें तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होता। डॉट मिस कर दें, कोई डॉट लगना है, डॉट मिस कर दिया, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, बहुत छोटी बात। कोई सिंबल मिस कर दें, लेफ्ट पैरेंथेसिस एक मिस कर दी, 500 लाइनों का प्रोग्राम है, 1000 लाइनों का प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, एक सेमीकोलन एक पैरेंथेसिस आपने मिस कर दी है, आपका प्रोग्राम रन नहीं होता। तो कंप्यूटर का भी ये हाल है, फकीर का फकीर है। ठीक है, इतनी सेंस नहीं है कि एक सेमीकोलन मिसिंग है तो मैं लगा लूँ, या मैं एक डॉट मिसिंग है तो मैं लगा लूँ। तो अगर ये जो मैं डाटा माइनिंग की एक है, वेब माइनिंग एक टाइप है, अगर वेब पे अगर आप माइनिंग करते हैं तो उसको माइनिंग करते हैं। अच्छा, अब मैंने बताया कि अगर टेक्स्ट है तो उसके लिए और मेथड है, उसके लिए और तरीकाकार है, इमेज है तो उसके लिए और है, वीडियो तो उसके लिए और है। तो एक वेबसाइट है, उसके ऊपर इमेजेस भी आ रहे हैं। अब आप अपने फेसबुक को देख लें, फेसबुक वाली जो वॉल है आप उसको देख लें, ट्विटर की वॉल को देख लें आप, तो उस पर टेक्स्ट भी आ रहा है, इमेजेस भी आ रहे हैं, वीडियो भी आ रही है, ऑडियो भी आ रही है, इतनी डिफरेंट टाइप का डाटा आ रहा है। दिस इज बिग डाटा। हाँ, इतनी डिफरेंट टाइप का डाटा है तो आपका सेम एल्गोरिथम उसको हैंडल नहीं कर सकता। टेक्स्ट के लिए आपका एल्गोरिथम टेक्निक डिफरेंट होती है, आपकी इमेज डिफरेंट होती है। क्या आप इमेज एक ऐसा एल्गोरिथम लिख सकते हैं कि जो इमेज भी हैंडल कर रहा है और टेक्स्ट भी हैंडल कर रहा है? हम कह सकते हैं कि फेसबुक आल्सो बिग डाटा। जो भी चीज़ है, वेबसाइट कोई भी वेबसाइट खोलें उससे आपको वीडियो भी आ रही है, इमेजेस भी आ रहे हैं, टेक्स्ट भी आ रहा है। तो इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस डाटा। जो हमारे रिलेशन डाटा में से होते हैं उसको होमोजीनियस डाटा होता है। जो डाटा टाइप फिक्स कर दिए हैं वही डाटा है। आपको पता है कि कौन से कॉलम में कौन सी डाटा टाइप पड़ी, इसे क्वेरी लगाना, डाटा सर्च करना, ये डाटा वेयर हाउसिंग इधर वगैरह में चले जाएँ तो वो होमोजीनियस डाटा है। बिग डाटा में हेट्रोजीनियस होता है, डिफरेंट टाइप्स का डाटा। क्या पता आप इस वेबसाइट पे क्या चीज़ पड़ी होगी। ये बिग डाटा का जो बिग का मतलब साइज नहीं है। अगर आप ओरेकल की डेफिनेशन देखें तो ओरेकल जो है डाटाबेस, एक डाटाबेस है पूरी दुनिया के 2050 तक के डाटा को हैंडल करने के लिए ओरेकल कैपेसिटी होती है। साइज़ की बात करें वो आप सर्च करिएगा मिल जाएगा, कितने एक्साबाइट्स कितने डाटाबेस को ओरेकल हैंडल कर सकते हैं। तो साइज़ का मसला नहीं है, बिग डाटा का मतलब साइज। बिग डाटा से मुराद हेट्रोजेनिटी है, डाइवर्सिटी है कि डाटा इतनी डिफरेंट टाइप के डाटा का हैंडल कैसे करें। यही बात है ना, मैंने बात कहाँ से शुरू की कि डाटा की टाइप्स क्या हैं, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, टेक्स्ट। और टेक्स्ट के आगे फिर टाइप्स हैं, न्यूमेरिक है, अल्फान्यूमेरिक है, फिर बाइनरी डाटा एक और चीज़ है। अगर बाइनरी डाटा के बीच में कोई फाइल आ गई तो बाइनरी एक और ही मुसीबत है, और भी मिल जाएंगे आपको, एड्रेस भी आ जाता है। ठीक है, इतनी डिफरेंट टाइप का डाटा है और सारे के सारे एक जगह पे पड़ा है। तो एक एल्गोरिथम या एक मेथड या एक चीज़ आप चाह के भी नहीं कर सकते, आप उसको क्या करना है। बहरहाल अब उसके लिए नई नई चीज़ें आ रही, तो ये जो पुराना ये जो सिंपल मशीन है वही जो हम सुपरवाइज लर्निंग और ये वो ये और
खत्म हो जाएगी। ये हेट्रोजीनियस डाटा पे नहीं लिख सकते, ये होमोजीनियस डाटा पे चाहिए। खत्म हो चुकी हैं काफ़ी हद तक तो। बस तो अब वही वो जो वेक्टर बेस जो मैं पहले बात की थी, LDA और इसके संग ये चीज़ें ये करें, चाहे कुछ भी आ रहा है उसने हर चीज़ को वेक्टर में कन्वर्ट कर देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नीले रंग का डाटा है, पीले रंग का डाटा है, हरे रंग का डाटा है, डजंट बॉदर। LDA बता दो, LDA तो लोधरा बता रहे हैं। ये इसका नाम बड़ा मुश्किल है, मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर मैं आपको बता देता हूँ सर अपने शहर को सुन के खुद प्रोनाउंस कर दूँगा। LDA आई विल ट्राई। ये उसका ना इस बंदे का नाम है, और वैसे तो LDA से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनती थी। लोधरा भी आता था लोधरा अथॉरिटी। हाँ जी, ये है लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन। ये अब ये बंदे का नाम है मेरे ख्याल में, DIRICHLED LDA। ये टॉपिक मॉडलिंग और ये जो है क्लस्टरिंग और इस किस्म की चीज़ों के लिए ना, ये तो क्लासिफिकेशन जो है ना वो जो स्पेशली वो जो सुपरवाइज से होती है वो अब थोड़ा जब बिग डाटा की तरफ जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो ये एक है और भी है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। इसके कंटेंट्स मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगा और उसके तो भेज दें। तो अब ट्यूसडे को ये सिर्फ महीना